हमारे इनके क्रिएशन 33 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गाड़ी आने के समय से बहुत पहले ही महेंद्र स्टेशन पर जा पहुंचा था। गाड़ी के पहुंचने का ठीक समय मालूम न हो, ये बात नहीं कही जा सकती। जिस छोटे शहर में वह आया हुआ था, वहां से जल्दी भागने के लिए वह ऐसा उत्सुक हो उठा था कि जानबूझकर भी अज्ञात मन से शायद किसी अबोध बालक की तरह वह समझा था कि उसके जल्दी स्टेशन पर पहुंचने से संभवतः गाड़ी भी नियत समय से पहले ही आ जाएगी। होलदाल में बंधे हुए बिस्तरे और चमड़े के एक पुराने सूटकेस को प्लेटफॉर्म के एक कोने पर रखवा कर वह चिंतित तथा अस्थिर सा अन्यमनस्क भाव से टहलते हुए टिकट घर की खिड़की के खुलने का इंतजार करने लगा। महेंद्र की आयु 32-33 वर्ष के लगभग होगी। उसके कद की ऊंचाई 5.5 फीट से कम नहीं मालूम होती थी। उसके शरीर का गठन देखने से उसे दुबला तो नहीं कहा जा सकता, तथापि मोटा वह नाम का भी न था। रंग उसका गेहुआ था, कपोल कुछ चौड़ा, भौहें कुछ मोटी किंतु तनी हुई, आंखें छोटी पर लंबी, काली मूंछें घनी पर पतली और दोनों सिरों पर कुछ ऊपर को उठी थी। वो खद्दर का एक लंबा कुर्ता और खद्दर की धोती पहने था। सर पर टोपी नहीं थी। पांवों में घड़ियाल के चमड़े के बने हुए चप्पल थे। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण अवश्य था, पर वह आकर्षण सब समय सब व्यक्तियों की दृष्टि को अपनी ओर नहीं खींचता था। सूरज बहुत पहले डूब चुका था और शुक्ल पक्ष का अपूर्ण गोलाकार चंद्रमा अपने किरण जाल से दिग्दिगंत को स्निग्ध आलोक छटा से विभासित करने लगा था। स्टेशन पर अधिक भीड़ न थी। प्लेटफॉर्म पर टहलते टहलते पूर्व की ओर कदम निकल जाने पर ऐसा मालूम होने लगता था कि चांदनी दीर्घ विस्तृत समतल भूमि पर अलस क्लांति की तरह पड़ी हुई है। झिल्ली झनकार का एकांतिक मर्मर स्वर इस अलसता की वेदना को निर्मम भाव से जगा रहा था, जिससे महेंद्र के हृदय की सुप्त व्याकुलता तिलमिला उठती थी। सिग्नल डाउन हो गया था। टिकट घर खुल गया था। थर्ड क्लास का टिकट खरीदकर महेंद्र गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दूर ही से सर्चलाइट के प्रखर प्रकाश से तिमिर विदारण करती हुई गाड़ी दिखाई दी और झक-झक करती हुई स्टेशन पर आ खड़ी हुई। सामने के कंपार्टमेंट में केवल 2 व्यक्ति बैठे थे और वे भी उतरने की तैयारी कर रहे थे। महेंद्र एक हाथ में बिस्तर की गठरी और दूसरे हाथ से सूटकेस पकड़कर उसी में जा घुसा। जो 2 व्यक्ति कंपार्टमेंट में थे, उनके उतरते ही एक चश्माधारी सज्जन ने 2 महिलाओं के साथ भीतर प्रवेश किया। कुली ने आकर नवागंतुक महाशय का सामान भीतर रख दिया और मजूरी के संबंध में काफी हुज्जत करने के बाद पैसे लेकर चला गया। चश्माधारी सज्जन महिलाओं के साथ महेंद्र के सामने वाले बेंच पर बड़े आराम से बैठ गए। मालूम होता था कि वह बड़ी हड़बड़ी के साथ गाड़ी के आने के कुछ ही समय पहले स्टेशन पहुंचे थे और घबराहट में थे कि महिलाओं को साथ लेकर यदि किसी कंपार्टमेंट में जगह न मिली तो क्या हाल होगा। वह अभी तक हाँफ रहे थे, जिससे उनकी अब तक की परेशानी स्पष्ट व्यक्त होती थी। अब जब आराम से बैठने को खाली जगह मिल गई, तो एक लंबी सांस लेकर चश्मा उतार कर रुमाल से मुंह का पसीना पोंछने लगे। पसीना पोंछते पोंछते महेंद्र की ओर देखकर उन्होंने प्रश्न किया, शिकोहाबाद के बजे गाड़ी पहुंचेगी, आप बता सकते हैं? महेंद्र ने उत्तर दिया, जहां तक मेरा ख्याल है 12 बजे के करीब पहुंचेगी। महेंद्र कनखियों से महिलाओं की ओर देख रहा था। महिलाएं उसके एकदम सामने बैठी थी और यदि दृष्टि सीधी करके स्वाभाविक रूप से उन्हें देखता रहता, तो भी शायद न तो चश्माधारी सज्जन को और न महिलाओं को कोई आपत्ति होती, पर उसे अपनी स्वाभाविक संकोचशीलता के कारण उनकी ओर स्थिर दृष्टि से देखने का साहस नहीं होता था। दोनों महिलाएं बेपर्दा बैठी थीं। उनमें एक की अवस्था प्रायः 35 वर्ष की होगी। वह एक सफेद चादर ओढ़े खड़ी थी,
दूसरी 22-23 वर्ष की जान पड़ती थी। वह एक गुलाबी रंग की सुंदर सुरुचिपूर्ण साड़ी पहने थी। दोनों यथेष्ट सभ्य और सुशील जान पड़ती थी। ज्येष्ठा के देखने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी समय वह सुंदर रही होगी, पर अब अस्वस्थता के कारण उसका मुखमंडल बिल्कुल निस्तेज जान पड़ता था। कनिष्ठा यद्यपि सौंदर्य कला की दृष्टि से सुंदरी नहीं थी, तथापि उसके मुख की व्यंजना में एक ऐसी सरल मधुरिमा वर्तमान थी जो बरबस आंखों को आकर्षित कर लेती थी। आज कई कारणों से महेंद्र का जी दिन भर अच्छा नहीं रहा। गाड़ी में बैठने तक वह चिंतित, अन्यमनस्क तथा उदास था, पर गाड़ी में बैठते ही शिष्ट, सुशील तथा सुंदरी महिलाओं के साहचर्य से उसके खिल मन में एक सुखद सरलता छा गई। यद्यपि वह संकोच के कारण कुछ कम घबराया हुआ न था, तथापि चश्माधारी सज्जन की भोली आकृति तथा सरल भाव भंगिमाओं से और महिलाओं की शालीनता से उसे इस बात पर धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि उनके बीच किसी प्रकार का संकोच अनावश्यक ही नहीं बल्कि अशोभन भी है। चश्माधारी सज्जन ने चश्मा उतार कर एक रुमाल से उसे पोंछते हुए पूछा, आप क्या शिकोहाबाद जा रहे हैं? जी नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या आप शिकोहाबाद में ही रहते हैं? जी नहीं, मुझे तुल्ला जाना है। मैं वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इधर कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था। अब अपनी वाइफ और सिस्टर को लेकर वापस जा रहा हूँ। सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसे हवा बदली के लिए ले जा रहा हूँ। एक साधारण सी प्रश्न के उत्तर में इतनी बातों से परिचित होने पर महेंद्र को नवपरिचित सज्जन की बेतकल्लुफी पर आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने अनुमान लगाया कि ज्येष्ठा महिला सिस्टर होगी और कनिष्ठा वाइफ। थोड़ी देर में गाड़ी चलने लगी। कोई दूसरा यात्री उस डिब्बे में न आया। चश्माधारी महाशय गाड़ी चलने के कुछ देर बाद रुकने लगे। वे रह न सके और बंधे हुए बिस्तर को तकिया बनाकर एक दूसरे बेंच पर लेट गए और देखते ही खर्राटे लेने लगे। न जाने क्यों महेंद्र के मन में यह विश्वास जम गया कि इन नवपरिचित महाशय का जीवन बड़ा सुखी है। उनकी बेतकल्लुफी तथा उनके मुख का आत्मसंतोष पूर्ण भाव देखकर उनके मन में यह विश्वास जमने लगा था, और जब उसने उन्हें निश्चिंत सोते हुए तथा खर्राटे भरते देखा तो उसकी यह धारणा दृढ़ हो गई। ज्येष्ठा महिला ने भी थोड़ी देर में ऊँघना शुरू कर दिया। वह ऊँघती जाती थी और बीच बीच में जब जबरदस्त हिचकोला खाती थी तो जाग पड़ती थी। एवं कनिष्ठा महिला पुनर्तः सजग थी। वह कभी खिड़की के बाहर झांक कर चांदनी के उज्ज्वल आलोक में शायद पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेती थी, कभी ऊँघने वाली महिला की ओर देखती थी, कभी खर्राटे भरने वाले महाशय शायद अपने पति को एक बार सरसरी निगाह से देख लेती थी, और कभी महेंद्र के स्निग्ध किंतु विस्मय की उत्सुकता से पूर्ण आंखों से देखने लगती थी। इन आंखों की स्थिर दृष्टि जब महेंद्र पर आकर पड़ती थी तो उसे ऐसा मालूम होने लगता कि महाविष्ट हुआ जा रहा है और उसकी सारी आत्मा, यहाँ तक कि सारा शरीर भी अपना रूप बदल रहा है और यह किसी अव्यक्त तथा अतीन्द्रिय मायावी स्पर्श से कुछ का कुछ हुआ जा रहा है। वह उस स्थिर दृष्टि का तेज सहन न कर सकने के कारण आंखें फिरा लेता था। गाड़ी कतर तक शब्द से चली जा रही थी। जागृत महिला की गुलाबी साड़ी का आंचल हवा के झोंके से नीचे खिसक कर उसके लहराते हुए धूमकुचित काले केशों की बाहर दिखा रहा था। गुलाबी साड़ी में हवा के जोर से फर फहरा रही थी। महेंद्र पूर्ण जागृत अवस्था में स्वप्न देखने लगा। उसे ये भी भ्रम होने लगा कि यह महिला जो उसकी पहले उसके लिए एकदम अज्ञात सी और निश्चित ही सदा अज्ञात रहेगी, न जाने की स्थितानंदमय रूप से अकस्मात आविर्भूत होकर उसके पास देखी है और गुलाबी रंग की पताका फहरा कर विश्व विजय को निकली है और वह उसका सारथी बनकर उस अनंत चला जा रहा है। सारा विश्व
समस्त मानवी तथा मानसिक सृष्टि उसके लिए उस कंपार्टमेंट के भीतर समा गई थी जिसमें ऊँघने वाली महिला तथा सोए हुए सज्जन का कोई अस्तित्व नहीं था, और उसके बाद क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाले स्थिर नया जगत का चिरचंचल लोग एकदम असत्य सत्ताहीन सा लगता था। महिला सोचने लगा कि उसने जीवन में कितनी मुश्किलों को विभिन्न रूपों तथा विचित्र परिस्थितियों का बहा है, और आजकल ये बिल्कुल संदेह से अनुभव उसी के ऐसा और कठोर रूपन लग रहा है। मैं सोच ही रहा था कि उस विश्व रचने में अपने उसने आंखों की रहस्यमयी उत्सुकता से बारिश की दृष्टि से उसकी ओर देखा। वो मेरे मन संबोधित करते हुए कहने लगा, आपसे क्या चाहती हूँ? जिसकी के बराबर भी नहीं है, मदद हो रहा है और महासागर में बनने की पहली क्षण सीधा करिए और जाएगा। तथापि इतने ही ऐसे में सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास बैठा हुआ व्यक्ति को खिलाती नहीं और महीनों के बीच बीच में अपनी मन भेदनी दृष्टिकोण से उसके युवक को करते चले जाते थे। और वो शुक्र बहुत पहुंचने तक शुक्र ही बहुत पास होकर विश्व वजरी में चश्माधारी सिमसन को महिला भी सभी को नीच गई। सवाल उतरने पर चारों व्यक्ति उतर पड़े। जिस प्लेटफॉर्म पर लंबी गाड़ी थी वहाँ को जाने के लिए क्या करना पड़ा? कोई कोई कहते हुए लोग जिस प्लेटफॉर्म पर आए इसलिए बत्ती की कोई आवश्यकता नहीं झेल पड़ी। गाड़ी के वालों में अभी नई मूर्ति की भीड़ थी। चश्माधारी महर्षि एक बेंच पर बिस्तर फैलाकर लेट गए। दोनों महर्षि के नीचे रखे हुए सामान के ऊपर बैठ गए। चश्माधारी सज्जन ने भयानक से कहा, आपने किसी बेंच पर बिस्तर बिछा कर लेट चले। एक पूरी बेंच खाना बहुत समय की भीड़ चुका। आज की रेल में यात्रा की चंद्र रात्रि में से जागृत तथा चेतनिक स्लप रूप में विचरण का अवसर मिल जाएगी। और प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए अपने विस्मित हो रहा था। इससे ऐसा अनुभव हो रहा था कि वो लाइन की इस विगत उसका बहुत सा ऐसे अपने आगे प्रकट हो रहे थे और सामने ऐसी लगातार प्रकाश के लिए आकाश में उसकी नींद आ रही थी। उसे रात के समस्त शुरू जिसके था वो उसकी आंखों की जाने की संभावना हो गया था। शासन करने के लिए तैयार था। पड़ा हुआ था कि अचानक चश्माधारी महर्षि ने बेंच के सत्कारते हुए कहा, अरे जनाब कल तक नहीं मिलेगा। अगर लोग नहीं चाहते तो यहाँ पर बैठ कर जाए।
थी। उसने मुस्कुराता हुआ उनके पास अपनी सूटकेस के ऊपर बैठ गया। महेश शशि ने कहा, आप दोनों को कहाँ बुला रहे हो? जी नहीं, हम आप क्या करते हैं? आप हमें पीने हैं और आप राजों को हैं। पहले था आप नहीं के बराबर हो, कोई कैसे? इस प्रश्न के उत्तर में महेश ने कई तरह के प्रभाव दिखाते हुए कहा, अरे साहब सोच क्या कीजिएगा, लोग और आपके संस्कारों को आधार पहुंचेगा। इस चर्चा को हटाओ और किसी अच्छे विषय की चर्चा करें। स्वभाव चश्मा धोने के कपड़ा बनो। उन्होंने आदर के साथ कहा, फिर भी जरा सुने तो सही। ऐसी बात हो गई, नारायण की सब साथियों को रखी थी। पंखियों से उसने देखा, कई इंतजार बातों में मरने का ध्यान उसी की ओर था। उन्होंने उसकी मानसिक शिक्षाओं के आगे उसके सारे विगत जीवन को व्याख्याता के दूर इन संस्कारों को जाने सकता हमसे परिवर्तित होने वाला तथा कहीं मांस नहीं लगी। माओ के आवेश में आकर उसने कहा, अच्छा तो सुनिए, मैं व्यक्ति में कई 30 वर्ष तक की अवस्था के बाहर के सिद्धांतों के पीछे लेकर उनको लड़कर और पर ठोकर खाकर समाज तथा परिवार की चौकारी से जीवन के सब सुखों को अपने लिए के लिए समाज से लेकर राष्ट्रीय आदर्श को यह तथा सभी लोगों को महत्व देकर सच्ची लगन से अपनी सारी यात्रा को निमंत्रित करके उसका काम किया। तीन बार फांसी अवधि के लिए जेल में सूखा है, एक बार फांसी लंबी सरकार पड़ते रहे। सभी जायदाद को खा गए। माता-पिता आकर सपूत समाज बनकर ध्यान से तरफ शरीर पूर्व की पराकाष्ठा मिलकर से बसे अपनी तरफ तरक्की की भावना को सहने लग गई। सभी लोग आज किसी कल्याण के कारण नहीं घुसते परिवार परमात्मा समाज जैसा मानता हुआ सच्ची लगन से काम करता है। उनको राज और घरों में लड़ने और पूरी पूरी जवान तथा लंबा मिलकर के शरीर से कुछ और लाभ को बोलने और एक संपूर्ण सभी जनों की स्मृतियां मेरे मन में उनकी चोटों पर व्यक्त होने लगी जिन्हें मैं सदा हृदय करता आया था। अपनी पत्नी से मेरे जीवन में शायद 2 महीने का विस्तार से बातें नहीं होंगी, लेकिन मैं बाहर निकल जाए तो उसकी वक्त बराबर मेरे पास आकर मुझे अपने सासों की दोस्ती की पलके हृदय से कैंसर से जुड़ा था। एक या 2 बार से अधिक मैंने उसकी पत्नी का उठा नहीं दिया और वह बड़ा सा उसका रहता था। मान लीजिए परिपूर्ण नीचे जनता के बड़े बच्चों से आवाज करने लगे। अपने जीवन में कभी माता-पिता कथा करते हैं, किसी की लड़कियों और आंसू से मेरी आंखों से न निकली थी। अब वह जानकर लड़की की याद में बरस बरस कर मेरी स्त्री से प्रतिक्रिया जैसे मैं लोगों में किसी भी मुस्कुराहट सुकुमार करने की कोशिश की क्या गलत कर मेरी आत्मा को अत्यंत विश्वता से कभी मेरे मन में जागृत हो उठती है। जीवन को एक नई दृष्टि से न होकर देखने लगा हूँ और साधारण से साधारण दर्द कभी कभी मेरे मन में इतना ज्यादा जो शरीर सुन करने लगती